नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह सुबह के मुख्य समाचारों में। इस बुलेटिन में हम आपको बताने वाले हैं तमाम प्रकार की बड़ी खबरें, बड़ी घोषणाएं और जितनी भी खबरें महत्वपूर्ण हैं, सेलेक्टिवली हम आपके लिए चुनिंदा खबरें लाते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे चैनल जेके न्यूज 100 पर आपको मिलेंगी। तो देखना बिल्कुल मत भूला करें सुबह सुबह के मुख्य समाचार। तो चलिए बिना देर किए हुए तमाम बड़ी खबरों को कवर करेंगे इस बुलेटिन में। शुरू करते हैं आज की हमारी पहली बड़ी खबर। अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस 30 नवंबर तक बढ़ी। कुछ राज्य सरकारों ने अलग से छूट की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री से अनलॉक 6.0 के अंतर्गत नवंबर माह के लिए नई गाइडलाइन जारी करने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें, नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सरकार ने नियमों में किया है बदलाव। अब बन सकेंगे ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर। जी हाँ, एमबीबीएस कोर्स करवाने वाले मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए नियमों को उदार किया गया है। राष्ट्रीय मेडिकल आयोग ने कॉलेजों के लिए न्यूनतम जमीन और पुस्तकालय के लिए न्यूनतम क्षेत्र जैसी जरूरतों को खत्म कर दिया है। जी हाँ, देश में प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी को दूर करने में यह उपाय मददगार साबित हो सकता है। और इस समय प्रति 1000 आबादी डॉक्टरों का अनुपात बहुत कम होने के बावजूद एमबीबीएस की सीटें बहुत कम है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज और इससे संबंध अस्पताल के लिए न्यूनतम जमीन की शर्त को खत्म कर दिया गया है। छात्रों की उपयोगी गतिविधियों और फंक्शनल एरिया के लिए न्यूनतम क्षेत्र तय कर दिया गया है। वहीं सभी डिपार्टमेंट की क्लास में ई लर्निंग व्यवस्था करने को कहा गया है। नए प्रावधानों में स्किल लैब को भी अनिवार्य कर दिया गया है। मेडिकल पढ़ाई के दौरान छात्रों के तनाव को देखते हुए काउंसलिंग सेवा को अनिवार्य कर दिया गया है। अब पढ़ाई शुरू करने से कम 2 साल पहले से पूरी तरह कार्यरत 300 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जरूरी होगा। पहले आबादी तय नहीं थी। इन अस्पतालों के टीचिंग बेड में 10% की कमी की गई है। इस प्रकार से कोरोना महामारी के दौर में देश में डॉक्टरों की कमी ज्यादा महसूस हो रही थी, तो इस प्रकार से नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आलू, प्याज, सब्जी और दाल के दामों को नियंत्रित करने व जमाखोरों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, मुख्यमंत्री ने दिया है निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान आलू, प्याज, सब्जियों तथा दाल इत्यादि के दामों को नियंत्रित करने के निर्देश देते हुए इस जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जमाखोरों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। अगली बड़ी खबर, मोतिहारी में गरजे पीएम मोदी, जंगल राज वालों की वजह से बिछड़ता गया बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित किया और वहां पर ही आपको बताते चले कि महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिले, ये जरूरी है। ये कौन दिलाएगा? वो जिन्होंने बिहार को अंधेरे अपराध की पहचान दी है, जिनके रोजगार देना करोड़ों की कमाई का माध्यम, या फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जिसने बिहार को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकालने का काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज वालों ने अगर कभी आपकी चिंता की होती तो बिहार विकास की दौड़ में इतना पिछड़ता नहीं। सच्चाई तो ये है कि इन्हें न पहले आपकी चिंता थी और न ही आज जंगल राज वालों की चिंता है कि अपने बेनामी संपत्ति कैसे छिपाएं। इस प्रकार से उन्होंने बयान दिया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर, गैस एजेंसी के पास अपडेट करा लेंगे 2 जानकारी, नहीं तो रुक जाएगी एलपीजी रसोई गैस की डिलीवरी। घरेलू सिलेंडर की चोरी से बचने के लिए 1 नवंबर से नया नियम लागू हो गया है। इसके तहत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इसे वेरीफाई करने के बाद गैस सिलेंडर की डिलीवरी होगी। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में बर्फबारी, ठंड बढ़ गई। दिल्ली में इस मौसम का सबसे न्यूनतम तापमान। यूपी, बिहार, झारखंड सहित तमाम राज्यों का मौसम का हाल जाने। देश में मौसम बदलता नजर आ रहा है। आपको बता दें, केलोंग, मनाली, रोहतांग, दर्रा, लाहौल और स्पीति समेत हिमाचल में ठंड बढ़ गई है और भारी बर्फबारी भी हुई है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम में बदलाव के साथ ठंड बढ़ गई है। केदारनाथ सहित द्वितीय केदार, महेश्वर व तृतीय केदार, तुंगनाथ में 15 मिनट से लेकर आधा घंटे तक हल्की बर्फबारी होने से ठंड बढ़ चुकी है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी का परिवारवाद पर करारा प्रहार, कहा उनके बच्चे ही हर जगह जाएंगे तो आप कहां जाएंगे। पीएम मोदी ने समस्तीपुर की रैली में कहा कि देश में एक तरफ लोकतंत्र के लिए पूर्ण रूप से समर्पित एनडीए का गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ अपने निहित स्वार्थ को समर्पित पारिवारिक गठबंधन है। इन लोगों को गरीब की परेशानी, उनकी मुसीबतों से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें गरीब सिर्फ और सिर्फ चुनाव में याद आते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर, प्रदेश भर में सोमवार से स्कूलों में होगी पढ़ाई शुरू। बोर्ड स्टूडेंट्स को मिली है अनुमति। 7 महीने के लॉकडाउन के बाद सोमवार को प्रदेश के स्कूल खुलने जा रहे हैं।
प्रथम चरण में माध्यमिक स्कूलों में केवल कक्षा 12 और 12वीं के कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों को आने की अनुमति होगी। वहीं आपको बता दें कि कुमाऊं मंडल के 996 माध्यमिक स्कूल में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन कराया जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि स्कूल खुलने पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने काफी पहले ही विस्तृत एसओपी जारी कर दी थी। एसओपी के मानक के अनुसार ही स्कूलों का संचालन होगा। सीएम के बयान आने के बाद से ही स्कूलों के ना खुलने के अफवाहों पर विराम लग गया है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी ने क्षय रोग के खिलाफ शुरू की टीकाकरण की मुहिम, गोल्डन कार्ड का वितरण भी शुरू किया। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में क्षय रोग के खिलाफ विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है और उन्होंने इस कार्यक्रम में सक्रिय क्षय रोगी खोजी अभियान एवं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड वितरण अभियान का भी शुभारंभ कर दिया। इस प्रकार आप देख सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा उपचुनाव 1 नवंबर की शाम को थमा प्रचार। जी हां, और 2 नवंबर को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस बार केंद्रीय चुनाव आयोग ने कोविड-19 के मद्देनजर मतदान के लिए नई गाइडलाइन जारी की है और इस नई गाइडलाइन के अनुसार मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1000 वोटर ही मतदान कर सकेंगे और इस वजह से हर मतदान केंद्र पर सहायक पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमित बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा रहेगी और ऐसे मतदाताओं के पास खुद मतदान कर्मी जाएंगे और उनका वोट संकलित करेंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से तैयारियां चल रही यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के। बढ़ते अगली खबर की तरफ। साथ ही साथ आपको बताते चले, महीने के पहले दिन ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत मिली। टंकी फुल कराने से पहले चेक कर ले नए रेट्स। नवंबर महीने के पहले दिन ही पेट्रोल डीजल के भाव में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में रेट्स स्थिर है। महीने का पहला दिन और पेट्रोल डीजल के मोर्चे पर आम जनता को राहत मिली है, मतलब कि बढ़े नहीं है दाम, तो राहत ही मिली है। दरअसल बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में गिरावट का रुख बना हुआ है और तेल के भाव 5 महीने के निचले स्तर पर चल रहे हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते देश की कीमत में गिरावट का रुख बना हुआ है। कई यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते फिर से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, जिससे तेल की खपत कम हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं। मुंबई पेट्रोल के दाम, कोलकाता पेट्रोल, चेन्नई, नोएडा, जयपुर, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, बेंगलुरु, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी जो है, सभी तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ जो है सिटीज में आपको पेट्रोल डीजल के दाम देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बताते चलेंगे कि पीएम मोदी पर लालू यादव ने किया पलटवार, कहा कि डबल नहीं ये ट्रिपल इंजन है। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव से पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के गढ़ छपरा में रैली की और इस रैली में पीएम ने राजद पर निशाना साधते कहा कि आज बिहार के सामने एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज है और एक तो जंगल राज के युवराज भी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि यह डबल नहीं ट्रिपल इंजन है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, लालू यादव ने ट्वीट किया कि यह डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस लाने के वक्त डबल इंजन कहा था। इस प्रकार से एक दूसरे पर तंज कसते हुए नेता मंत्री दिख रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर, एमपी उपचुनाव 2020 में कुत्ता पॉलिटिक्स पर कमलनाथ बोले, मैंने सिंधिया को ऐसा नहीं कहा है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कमलनाथ ने कहा कि शनिवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि मैंने अशोकनगर में प्रचार के दौरान उन्हें कुत्ता कहा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने उन्हें कुत्ता नहीं कहा और ना ही कभी ऐसा करूंगा। अशोकनगर की जनता इस बात की गवाह है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि अशोकनगर की जनता इसकी गवाह है। और इतना ही नहीं, कमलनाथ ने पिछले महीने ग्वालियर के डबरा में चुनावी मंच से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी के लिए आइटम शब्द के प्रयोग पर भी सफाई पेश की। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि मैंने जो बात कही सबके सामने कही। मैंने लोकसभा में इतने साल बिताए हैं, रहा हूं, हमारी सीट आती है जिस पर लिखा होता है आइटम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस भाषा से मैं परिचित हूं। किसी का अपमान करने के लिए मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने कहा जो भी मैंने कहा मैं उसका खेद व्यक्त करता हूं। इस प्रकार से अपने बयानों से बचते हुए देख रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर, यूपी राज्यसभा चुनाव, भाजपा ने एक सीट का बलिदान कर खेला है मास्टर स्ट्रोक। विधानसभा चुनाव में मिलेगा बड़ा फायदा।
मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वह भाजपा का समर्थन करेंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी का साथ नहीं देंगी। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 8 और बसपा के खाते में एक सीट आ सकती है। गौरतलब है कि भाजपा यूपी में थोड़े बहुत जोड़ तोड़ के साथ 9 सीटों पर जीत सकती है, लेकिन भाजपा ने आश्चर्यजनक रूप से 8 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि भाजपा ने ऐसा जानबूझकर किया है और इसे भाजपा का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में और कैराना उपचुनाव में विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। कैराना उपचुनाव में इसका फायदा भी मिला था। ऐसे में भाजपा को आशंका है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट होती हैं तो भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में भाजपा ने रणनीति के तहत राज्यसभा की एक सीट का बलिदान दिया है, ताकि सपा और बसपा में इस एक सीट को पाने के लिए जद्दोजहद हो और उनके बीच दूरियां बढ़ जाएं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री कन्या विवाह योजना, मोदी सरकार बेटी की शादी के लिए दे रही है 40-40 हजार रुपए। जानिए क्या है इसकी हकीकत। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कोई भी मैसेज कितनी तेजी से वायरल हो जाता है और फेक न्यूज़ तो बहुत जल्दी, आपको भी पता होगा, जो फेक न्यूज़ होती है बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। ये सभी जानते हैं कि इस समय भी एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेटियों के विवाह के लिए मोदी सरकार 40-40 हजार रुपए दे रही है। जिसे भी ये मैसेज मिल रहा है वह तुरंत आगे बढ़ा रहा है और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी भेज रहा है। इसकी सच्चाई क्या है? दरअसल ये मैसेज यूट्यूब का एक वीडियो है और इस वीडियो में सरकार की तरफ से बेटी की शादी के लिए पैसे देने की बात बताई जा रही है। वीडियो में 20,000, 30,000, 40,000 रुपए की स्कीम के बारे में बताया जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री कन्या विवाह योजना नाम दिया गया है। इसी बीच वीडियो को देखते हुए पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए कहा कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है। हालांकि वीडियो करीब 1 साल पुराना है, जिसे 17 नवंबर 2019 को यूट्यूब पर डाला गया था, जिसे अब सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो भी न्यूज़ हुआ करें उसे आप पीआईबी फैक्ट चेक पर चेक किया करें। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यूट्यूब वीडियो में किया गया यह दावा फर्जी है। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले हमारे द्वारा भेजी जाने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। वाह, हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे लेटेस्ट व फटाफट खबरें मिनटों में। तो आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आना दे रहे हैं। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।